आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई थी 10वीं क्लास की, उसकी विज्ञान का ये पूरा पेपर है। और इस पेपर को बोर्ड का जो टॉपर्स रहा है, जिसने विज्ञान में 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, वो उसने अपनी कॉपी में कैसे लिखा है, आप भी उस कॉपी को देख के कुछ सीखेंगे। और अपने को जो लिखने का तरीका है वो आप उसमें देख सकते हैं कि वो बोर्ड जो टॉपर्स होते हैं वो किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं। हम भी तो उसी प्रकार से तैयारी करते हैं, लेकिन अपने पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं। और बोर्ड टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं, उनको जो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये विज्ञान की कॉपी है। इस कॉपी को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपको जो इसमें कुछ फायदा मिल सके। तो ये सभी जो बोर्ड के 23 प्रश्न है, इन 23 ही प्रश्नों को मैं आपको बोर्ड की जो टॉपर्स की कॉपी है उसमें बताने वाला हूँ कि इसने जो अपना आंसर वो किस प्रकार से लिखा है। तो ये आपके सामने एक बोर्ड टॉपर्स की कॉपी है क्लास 10th की, और ये 10वीं क्लास की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस कॉपी को जारी किया है। यहाँ पर सबसे पहले इसके आपको इसी प्रकार की कॉपी मिलेगी, तो आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर वगैरह लिखने हैं अंकों में और शब्दों में, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना माध्यम चेक कर लेना है। हिंदी माध्यम से तो हिंदी, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में करना है। विषय ये विज्ञान का पेपर है। कॉपी है आपके सामने, ये मंगलवार को ये पेपर हुआ था, और 5 अप्रैल 2022 की ये बात है जब ये पेपर हुआ था, और उसकी ये कॉपी है विज्ञान टॉपर्स की। तो ये आपके विज्ञान के टोटल 23 प्रश्न आए थे। इस जो टॉपर्स की कॉपी है, इसको सभी प्रश्न में से पूरे नंबर मिले। एक बार आप जो इसका टोटल स्कोर देख लें, इसको 80 में से 80 नंबर मिले। तो ऐसा क्या लिखा है इसने कि इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले। हम भी तो इस प्रकार से तैयारी करते हैं, लेकिन अपने पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते। तो जैसे इसने जो लिखा है, पहला प्रश्न में आपके 12 प्रश्न है, 12 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपके भी सेम ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 12 ही प्रश्न के उत्तर एक साथ लिखना है एक तो। इसके अलावा दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न आएंगे, 6 ही प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ लिखना है। इसके सभी सही है। ये 12 में से 12 नंबर, 6 में से 6 नंबर, वापस तीसरे प्रश्न में 12 प्रश्न आते हैं, तो 12 में से 12 प्रश्न। तो सारे के सारे उत्तर इसके सही है। और इसका जो लिखने का तरीका है बहुत ही शानदार है। और विज्ञान में आपको विशेष तौर पर आपको चित्रों पर ध्यान देना है। आपका जो डायग्राम है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी किताब की जो भी 8-10 डायग्राम है उनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो आइए देख लेते हैं इसकी जो बोर्ड टॉपर से इसकी कॉपी उसने किस प्रकार से लिखा है ये। तो ये आपके टोटल पेज जो आएंगे वो आपके टोटल 24 पेज होंगे। उसमें से आपके जो पेज होंगे 22 पेज वो लिखने के काम में आएंगे। तो 22 पेज बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए। 10वीं के लिए तो बहुत ही ज्यादा पेज है ये। आप देख सकते हैं ये पहला खंड दे रखा है। पहले खंड में आपको पता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें। आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं 12, तो ऑब्जेक्टिव है, और 12 ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसने सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे रखे। तो आपको एक बात तो यहाँ पे ये सीखनी है कि कम समय में अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से एक टेबल बना लेनी है अपनी कॉपी में हर विषय के लिए। ये केवल विज्ञान की बात नहीं हो रही, सभी विषय की बात हो रही है। आपको हर विषय में इस प्रकार की एक टेबल बना लेनी है, और उस टेबल में सभी के उत्तर एक साथ देने हैं। ये टेबल चाहे आप लास्ट में बनाए, बीच में बनाए, कहीं पे भी बनाए, लेकिन आपका जो खंड है कोशिश ये करें कि सभी खंडों के उत्तर जो है वो एक साथ देने की कोशिश करें। जैसे खंड अ के सभी प्रश्न एक साथ कर लेना, खंड ब के प्रश्न सभी एक साथ कर लेना है। आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको खंड ब सबसे अच्छा आता है तो आप खंड ब पहले करें, खंड द पहले आता है तो खंड द पहले करें, लेकिन सभी खंड का जो उत्तर है वो आप एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करने वाला, उसके दिमाग पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका। क्योंकि अब ये क्वेश्चन अगर आप इसमें सभी उत्तर दे रहे हैं 12 क्वेश्चन, अगर आप सोचो कि इस 12 क्वेश्चन को आपको अलग अलग जगह पे दे दिया आंसर, पहला प्रश्न का उत्तर कहीं और दे रखा है दूसरे पेज पे, और इसके ये तीसरा प्रश्न इसका जो लास्ट के 8वें पेज पे दे रखा है, 22वें पेज पे दे रखा है इसका, तो अलग अलग देने पर उसको चेक करने में काफी जो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और आप जैसी कितनी सारी कॉपियां उनके सामने आती हैं, तो अगर आप लिखने का जो तरीका सही रखोगे तो आपको कुछ नंबर और ज्यादा भी मिल सकते हैं। यानी कि अगर ये लिखने का तरीका है तो आपके कटेंगे नहीं, ये तो पूरी गारंटी है कि आपकी जो नंबर है वो कटेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि जो पहला प्रश्न है 12 खंड आएंगे, उस 12 ही प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ देने हैं। 2 लाइनों में इसने 12 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ऐसा आप भी इसमें कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, जिसमें आपके 6 अवसद है, सॉरी 6 रिक्त स्थान है। तो 6 ही रिक्त स्थान इसने एक साथ लिखे। आपको वापस ये पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप ये पुनर्भरण, विद्युत, इसका आंसर का जो प्रश्न संख्या है डाल के वो उसमें आप सीधे ही लिख के इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही इसने जो डायग्राम है वो बहुत ही शानदार बना रखे हैं। इसमें सभी डायग्राम बनाए, जितने डायग्राम पूछे हैं उन सभी के डायग्राम भी बना रखे हैं। तो ये सारे इसमें डायग्राम है। हम एक एक प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं, ताकि आपका जो पुराना पेपर भी सोल्व हो जाएगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके ये रहा कि इसमें आपके मानव में हृदय का एक तंत्र किसका भाग होता है। तो मानव जो हृदय होता है वो किसका भाग होता है, पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का या परिसंचरण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, जो हृदय होता है वो
श्वसन का इसका परिसंचरण का भाग होता है, जबकि आपके जो फेफड़े हैं ये आपके श्वसन के अंतर्गत आते हैं, और उत्सर्जन में आपकी किडनी आती है, आमाशय, यकृत वगैरह आपके पोषण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आपको याद कर लेना है कौन कौन से कहाँ पे होते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये कि कौन से यंत्र का द्वारा रक्त दाब मापा जाता है, तो स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, इसके द्वारा रक्त दाब मापा जाता है, इसको रक्त दाब मापी भी कहते हैं या रक्तचाप मापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, अवट्टु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में किसका आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से हमारे गलगन रोग हो जाता है, जिसको हम गेंगा रोग भी कहते हैं, हिंदी में इसको अवट्टु रोग भी कहते हैं। ये एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा, अवट्टु ग्रंथि, और ये अवट्टु ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है, अंग्रेजी की एच आकार की, तो वहां अगर आपको ये आयोडीन की कमी होगी तो ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा और अपना गला फूलकर लटक जाएगा, सूज जाएगा। उस रोग का कहा जाता है अवट्टु रोग, या फिर थायराइड, इसमें गलगन या गेंगा रोग भी उसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपके कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो ये मेडुला जो होता है वो उसका भाग इसको नियंत्रित करता है। फर्स्ट का सही आंसर इसका हो जाएगा इसमें मेडुला। 5वां क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, धोने के सोडे में होते हैं क्रिस्टलन जल, का मतलब जिसके सूत्र में H2O नहीं आता है, यानी कि इसमें तो आता है H2O, जिप्सम में भी आता है H2O, और बेकिंग सोडा में H2O नहीं आता है, तो अपना आंसर ये ही हो जाएगा बेकिंग सोडा का। ठीक है, NS वो इसका जो सूत्र होता है उसके अंतर्गत आपको इसका जल का अणु देखने को नहीं मिलता है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखने को मिलेगा, जिप्सम में देखने को मिलेगा, और धोने के सोडे में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 की एक आपको ये चित्र दे रखा है, इस चित्र में यहाँ पर एक एक्स गैस का नाम बताना है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है H2SO4, इसमें दानेदार हम जिंक डालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जिंक सल्फेट बनता है। तो ये एक्स गैस कौन सी निकलेगी, ये एक्स गैस जो होगी वो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है कि एक तत्व क्यों मुलायम है और उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और वह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो उस तत्व को आपको पहचानना है। तो आप सभी को पता होगा कुछ धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं, उनको चाकू से काट सकते हैं और पानी के साथ में बहुत ही जल्दी से अभिक्रिया करते हैं, वो भी ठंडे जल के साथ में। तो जैसे एक तो होता है आपका सोडियम हो गया, एक आपका पोटेशियम हो गया, एक आपका लिथियम हो गया, ये सभी तत्व ऐसे हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। आप तो ये लिथियम याद करो नहीं करो, लेकिन आपको ये सोडियम और पोटेशियम दोनों याद कर लेने हैं। सोडियम और पोटेशियम, नाक याद कर लेना, नाक चाकू से काट सकते हैं, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, नाक को चाकू से काट सकते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो आप इसमें लिख लेंगे कि पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपके K। और आपको पता होगा कि पोटेशियम को और सोडियम को इनको जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सॉरी इसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये पानी के साथ में जल्दी से क्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो भाई परावर्तन के नियम समतल पे, अवतल पे, उत्तल पे सभी के लिए लागू होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको याद कर लेना विशेष। पहला नियम तो ये है कि आपका जो ये मान लो एक परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये जापतित किरण नहीं, ये परावर्तित किरण है। कई सारे ऐसे कहते हैं आने वाले को आपतित कहते हैं, तो जाने वाले को जापतित कहते हैं। जापतित नहीं कहते, इसको परावर्तित कहते हैं। परावर्तन के बाद जो किरण जाती है उसको परावर्तित कहते हैं। और लेंस में अपवर्तन होता है, इसलिए जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। थोड़ा सा समझना है केवल, बाकी आसान है। ये अभिलंब है, ये खड़ी लाइन अभिलंब होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम रिफ्लेक्टिव कोण कहते हैं, यानी कि ये परावर्तन कोण कहलाता है। तो पहला नियम ये है कि आपका जो कोण I है वो कोण R के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। परीक्षा में आपको दे दे कि इस I का मान 40 डिग्री है, तो इस R का मान बताओ, कितना बताओगे? 40 डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो आपको पानी में प्रकाश की चाल बतानी है, तो कितना दे रखा है इसमें? अपवर्तनांक दे रखा है 1.33, तो पानी में प्रकाश की चाल बतानी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके विद्युत आवेश का SI मात्रक बताना है, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपके विद्युत परिपथ में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले आपको इसमें ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको याद कर लेना है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका
2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। ये इसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। तो इसका जो श्रेणी क्रम का तो हो जाएगा 4, फिर समांतर क्रम में दे रखा है आपके 4 और 4। जब समांतर क्रम में दे रखा हो 4 और 4 तो उसको 1/r के रूप में लिखते हैं। 1/r = 1/r1 + 1/r2 हो जाएगा। ये r1 r2 का मान इसमें 4 4 रखोगे तो 1/4 + 1/4 1/2 हो जाएगा। 1/2 को सही रूप में लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसको हम विद्युत जनित्र के रूप में जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत जनित्र। अब बाकी के जो क्वेश्चन में आपको बोर्ड टॉपर्स की जो कॉपी है उसमें आपको बताऊंगा कि इसने जिसका आंसर किस प्रकार से लिखा है। जैसे स्रावित होने के समय और मात्रा को किस विधि द्वारा नियंत्रित करते हैं, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेश को प्रयुक्त करता है। ये सभी आपको मैं आपको कॉपी में ही बताता हूँ सीधा ही। चलो वहां पे चलते हैं। जैसे ये इसने दूसरे का पहला कर रखा है यहाँ पे कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को पुनर्भरण विधि के द्वारा, क्रिया विधि के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। तो एक तो आपको ये याद कर लेना है। और संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, ये भी इसका सही है। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा की हमेशा हानि होती है, क्योंकि केवल कितना परसेंट, 10% ऊर्जा ही वहां पे पहुंच पाती है, 90% ऊर्जा की हानि होती है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो टिहरी बांध आपके गंगा नदी पर बना हुआ है। आपके नर्मदा इसमें जो सरदार सरोवर बांध है उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। इसके अलावा एक आपके तावा बांध है, तावा बांध 1970 में बना हुआ है एमपी के होशंगाबाद में। ये नर्मदा की सहायक नदी है, तावा नदी उसके ऊपर बना हुआ है, ये 1970 का बना हुआ है। आप याद कर लेना इसको, आपके पूछ सकते हैं ये। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का जो अनुपात होता है उसको लेंस का क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। उसको एम से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। आवर्धन को, लेंस के आवर्धन को एम से व्यक्त करते हैं, इसको एम से व्यक्त करते हैं, आवर्धन से व्यक्त करते हैं इसको। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन धातु से किया जाता है। ये बहुत ही कठोर धातु होती है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो W होता है। और राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन किया जाता है वो डेगाना में होता है, नागौर के डेगाना में। आप में से कोई अगर नागौर का कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, तो उसको पता होगा कि उसके जिले में एक स्थान है डेगाना, वहां पर ये टंगस्टन निकलता है। नेक्स्ट आपके तीसरा प्रश्न ये है कि तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा है जो संगठित जाल का बना होता है, तो ये न्यूरॉन का जो बना होता है। इसको हम प्रश्न में देख लेते हैं। तो ये तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है, तो ये न्यूरॉन का बना होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है दूसरा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में वृद्धि को नियमित करती है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, ये मटर के दाने के आकार की होती है, अपने मस्तिष्क में के पास में पाई जाती है, सिर में ये, और ये मानव शरीर की वृद्धि को नियमित करने का काम करती है। तो ये हो जाएगा आपके पीयूष ग्रंथि। इससे पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित रखती हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि सीएफसी का पूरा नाम आपको बताना है। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मानव की आंत में किस प्रकार का, अच्छा ये पूछा है कि जो कोलिफॉर्म जीवाणु है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोलिफॉर्म जो जीवाणु है वो आपके आंत्र में पाया जाता है, मानव के आंत में पाया जाता है। पुनर्चक्रण के बारे में पूछा गया है, तो मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक, धातुएं, बैग, थैली आदि को पुनः चक्रण के लिए बेचकर नई वस्तुएं बनाना ही पुनः चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट आपके संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये खट्टा पदार्थ होते हैं, इन सभी में जो सिट्रिक एसिड खट्टे अम्ल पदार्थों में यानी कि खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है 7 नंबर देखते चलो। तो ये आपके 7 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत का चालन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो विद्युत अम्ल के जलीय चालन विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, अपने क्लास यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है ऐप, और उस पर जल्दी धीरे धीरे आपकी मटेरियल वहां पे मैं अपलोड करता रहूंगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे मैं आप जितने भी पीडीएफ होगी वो आपको धीरे धीरे मैं आपके वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसको वहां पे देख सकते हैं, ये कॉपियां वगैरह वो सभी आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो प्ले स्टोर पर अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद में, इसी नाम पर, और जो अपना चैनल का लोगो है उसी लोगो को आपको देख के डाउनलोड करना है। और ये नाम आपको सर्च करना है SHRI श्री, फिर आपको सर्च करना है राम, और फिर आपको करना है क्लासेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सर्च कर लेना है। तो आपको प्ले स्टोर पर इस नाम से इस रूप में आपको एक अपना ऐप है, तो प्ले स्टोर पर जाकर ये ऐप आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और
इसकी जो PDF वगैरह मैं आपको धीरे धीरे वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। धीरे धीरे हम इसमें कोशिश करेंगे आपको सभी चीजें उपलब्ध करवाने की, बिल्कुल निःशुल्क। तो ये चित्र बना रखा है, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन वाला, तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा नामांकित चित्र बनाए और पूरे में से पूरे नंबर इसको मिले हैं। फिर आपके अम्ल और आपको क्षार में अंतर बताना था। तो अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, सॉरी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे इसमें अंतर लिख लेना था, ये इसने अंतर लिखा हुआ है पूरा। इसके अलावा आपको दंत क्षय से संबंधित पूछा है कि दंत क्षय कब प्रारंभ होता है। तो जब हमारा मुख का जो pH मान है वो 5.5 से कम हो जाता है, अपना मुंह अम्लीय हो जाता है, तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो हमको जो सोने से पहले भोजन करने के तुरंत बाद अपने को मंजन करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न आपके कि धारा नियंत्रक का कार्य, धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, इसका आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति काम में लेते हैं, जिसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको अंतर पूछा गया है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है। और आपको भी जब भी अंतर पूछे तो आपको इसी प्रकार से अंतर बताना है। आपको ये दोनों लिखने हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, इसमें अंतर ये होता है, इसमें अंतर ये होता है, दोनों किस प्रकार से पूरा व्यवस्थित आपको समझाना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें प्रत्यावर्ती धारा, तो यह विद्युत धारा को असमान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल देती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसमें आप लिखेंगे दिष्ट धारा में यह विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा नहीं बदलती हैं, वो दिष्ट धारा कहलाती हैं, और इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से होती है। तो दोनों की आवृत्ति में बता दिया अंतर, और एक इनका परिभाषा के द्वारा इनको दोनों अंतर बता दिया, और ये इतना आंसर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन आपके कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। आपको परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका प्रकार बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके इसमें ये कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, वो बराबर होता है। ये आपके खंड कंप्लीट हुआ। आपको भी इसी प्रकार से सभी खंड को एक साथ उत्तर करना है, चाहे आपको कोई सभी खंड पहले आता हो तो आप उसको पहले कर ले, लेकिन जो खंड दे रखे आपके चारों उनको एक साथ करेंगे तो आपको काफी फायदा इसमें मिलेगा। तो आप खंड अ कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलेंगे खंड ब की ओर। तो खंड ब में आपको जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका पर आपको पूछा गया था। जैसे ये क्वेश्चन आपके कि जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका आपको बतानी है इसमें कि जैव विकास में जो अपना जीवाश्म होता है उसकी क्या भूमिका। तो देख सकते हैं इसने लिखा है कि जीवाश्म विलुप्त हो चुके हैं जीवों के बारे में जानकारी देता है। जैसे आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर जो डायनासोर का अस्तित्व था, लेकिन वो प्रकृति के साथ में अनुकूलन नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। जीवाश्म उद्भव के बारे में भी, उद्विकास के बारे में भी जानकारी देता है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। और जीवाश्म विलुप्त हो चुके जीवों के समय के बारे में बताता है। और जीवाश्म उद्विकास के इतिहास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न आता है ये 5वां, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो मानव में दोहरा परिसंचरण आवश्यक क्यों, इसका आपको कारण बताना है। तो मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य में निरंतर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने के लिए मानव को 4 कोष्ठों में बांटा गया है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण। और ये जो रक्त होता है वो हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर आपकी ये मेंढक और ये छिपकली का आपको प्रश्न पूछा गया कि मेंढक और छिपकली के आपको समजात अंग का चित्र बनाना है। और फिर आपका अगला प्रश्न ये कि पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं समझाना है। तो ये तो इसने बना रखा है मेंढक और छिपकली का समजात अंग। और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है पारितंत्र में उपभोक्ता और उत्पादक किसे कहते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न उत्तर। उत्पादक किसे कहते हैं, देखो हाईलाइट कर रखा है बिल्कुल, इसने ये अंडरलाइन कर रखा है 2 लाइनें खींच के। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं आप इसमें कि सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है उसको हम उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे और जीवाणु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो सभी उत्पादक हैं। और उपभोक्ता जो होते हैं वो जंतु जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सभी उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका ये है,
अगला प्रश्न आपका ये 8वां है कि लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र आपको बनाना है। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र देखो ये दूसरा प्रश्न आ गया आपके नामांकित चित्र वाला। एक तो पहले जलीय विलयन वाला आया था, अम्ल के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन वाला। ये दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको केवल चित्र बनाना और नंबर लेना है। तो आपकी किताब के जितने भी चित्र हैं, इंपॉर्टेंट चित्र, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, आप उनको जरूर देख लेना एक बार और काफी अच्छे प्रकार से उनको तैयार कर लेना, आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि प्रश्न तो आना निश्चित है, चित्र का नामांकित चित्र का प्रश्न आना निश्चित है, तो क्यों ना आप उनको छोड़ें, आप उनको जल्दी से तैयार कर ले, उन्हें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए। तो ये आपका पूरा चित्र बना रखा है, नामांकित चित्र। यहाँ पर ये बर्नर है, इसके अलावा स्टैंड है, क्लैंप है, निकास नली है, फिर यहाँ पे गैस बता रखी है, परख नली है, ये द्रोणी है, स्टैंड है, ये सभी आपने जल से भिगा हुआ कांच, तंतु है, धातु है, ये सभी आपको यहाँ पे देख लेना है। और इस प्रकार से इसकी, और इसने देखो अच्छी बात ये कि इसको अभिक्रिया भी बता रखी है, केवल चित्र पूछा इसने, इसको अभिक्रिया को भी बता रखा है। तो आप भी इस प्रकार से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसमें कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला होते हैं उनको अच्छे से प्रभाव पड़े और आपको जो अच्छे नंबर दे सकें। फिर आपके वापस क्वेश्चन आ गया, देखो ये लवण के विलयन की चालकता की जांच का आपको नामांकित चित्र बनाना है। कितने चित्र आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि विज्ञान में आप चित्र भी अच्छे बना लोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको ये जलीय विलयन की चालकता का आपको नामांकित चित्र बनाना। तो ये पूरी आपको धातु के जलीय विलयन लवणीय विलयन दे रखा है, और इसका आपको लोहे की कील, कार के सभी लिख के यहाँ पे नामांकित चित्र बना रखा है, और 2 में से 2 नंबर ले रखे हैं। और ये आसान काम है, आप कर भी सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप चित्र अच्छे प्रकार से बना पाएंगे। फिर आपके 10वें प्रश्न में वापस नामांकित चित्र पूछा है। मैग्नीशियम फीते का जो जलना है उसको नामांकित चित्र के द्वारा बताना है। ये देखो दोनों चित्र बना रखे। 3 प्रश्न हो गए आपके नामांकित चित्र के, 3 नहीं 4 प्रश्न आपके हो चुके हैं नामांकित चित्र के। तो 4 यानी कि 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, यानी कि 7-8 प्रश्न के तो आपके चित्र हो गए। अब तक आगे भी और आएंगे, हम देखेंगे उनको भी। ये मैग्नीशियम का वायु के साथ दहन कर वॉच ग्लास के इसमें इकट्ठा होना, ये आपको पूरी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मिलके ये जलेगा तो ये आपके MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा इसने बता रखा है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पूछा गया है कि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में आपको परिभाषा देनी, तो आप परिभाषा देख सकते हैं इस प्रकार। तो ये रही आपकी उष्मा शोषी की अभिक्रिया, इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसने एक उदाहरण भी दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। उष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मेथेन को उसने दहन की अभिक्रिया दे रखी है, CO2 और H2O मिलेगा और साथ में उष्मा भी उत्सर्जित होगी, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपके ये कि तन्यता को परिभाषित करनी है और सबसे अधिक तन्य धातु का आपको नाम लिखना है। तो तन्यता किसे कहते हैं वो देख लेना है, और सबसे अच्छी जो तन्य धातु वो आपको बतानी है। तो सबसे जो तन्यता क्या होता है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक धातु जो तन्य धातु वो सोना होती है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये धातु जो है वो कितनी तन्य धातु है। सोना 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर जो लंबा तार वो बनाया जा सकता है। आप कल्पना करें कि ये जो सोना होता है वो कितने तन्य धातु होती है। और सबसे अधिक सुचालक की बात करें तो अपनी चांदी जो होती है वो सबसे अधिक सुचालक है। जो सोने की शुद्धता उसको कैरेट में मापते हैं, 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, इस प्रकार से उसमें मापा जाता है। फिर आपके अगले प्रश्न में प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाना है। तो प्रकाश का अपवर्तन नियम, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये जा क्या होता है, जा कोज्या स्पर्श जा, ये हिंदी में कहते हैं इसको, जो साइन कोस्टेन आपने पढ़े उनको हिंदी में जा कोज्या स्पर्श जा कहते हैं। तो जो साइन थीटा होता है उस साइन थीटा को हिंदी में जा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जा कहते हैं। तो आपतन कोण की जा यानी साइन आर हो जाएगा, ये आपतन कोण की जा साइन आर हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन आई हो जाएगा, साइन आई, और साइन आई बराबर साइन आर। तो ये इसका अनुपात जो होता है वो एक स्थिरांक होता है, साइन आई अपॉन साइन आर एक स्थिरांक होता है, और ये आपका पहला नियम है। फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम हो जाएगा। तो अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें परावर्तन होता था, दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। ठीक है, आप उसको विशेष तौर पे याद रखें। दर्पण में आपके परावर्तन होता है और इस लेंस में आपके अपवर्तन होता है, ध्यान रखना इसमें। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। फिर आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपको श्रेणी क्रम के बारे में पूछा गया है।
अगला प्रश्न आपके है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधों के आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न करना है। और इस क्वेश्चन में इसे टॉपर्स को गुड मिला है, वेरी गुड मिला है। आप समझ देख सकेंगे इसका उत्तर, इसको इस प्रश्न में वेरी गुड मिला है। तो कितना अच्छा लिखा होगा तभी जाके उसको वेरी गुड मिला है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि इसको इस उत्तर में वेरी गुड मिला है। अब कितना अब वो एग्जामिनर कितना खुश हुआ होगा इस कॉपी को देख के कि इसको जो उसको उससे रहा नहीं गया और इस कॉपी में भी उसने उसको वेरी गुड दे दिया है। देख सकते हैं आप इसमें ये वेरी गुड दिया है। और ये श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से और तीसरे तार का दूसरा सिरा चौथे तार के पहले सिरे से इस प्रकार संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये इस उत्तर को देख के ये एग्जामिनर ये जो कॉपी चेक करने वाला है कितना खुश हुआ कि इसने इसको वेरी गुड दे दिया। उत्तर तो दिए ही, मतलब आंसर का जो नंबर है वो तो दिए ही पूरे में से पूरे, लेकिन इसने रहा नहीं गया और इसने इसको वेरी गुड दे दिया। तो आप भी थोड़ा सा इसमें लिखने की इस प्रकार से कोशिश करें कि आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो देखो इसने 2 नंबर प्राप्त कर लिए और 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसके साथ में वेरी गुड भी इसने प्राप्त किया है। तो इस कॉपी को देखकर थोड़ा सा आपके भी मन में हो रहा होगा कि नहीं यार हम ऐसा तो हम भी लिख सकते हैं और अपन भी जो वेरी गुड ले सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो जो मन में सोच सकता है हाँ ऐसा हम कर सकते हैं वो बिल्कुल करेगा और उसके 80 में से 80 नंबर भी आएंगे। तो ये रहा आपका ये इसकी डेरिवेशन करना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। और इसको ओम का नियम लिखा, V बराबर आई आर, ये R1 पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर आई R1, ये हो जाएगा आपके R2 और R3 पर उत्पन्न विभवांतर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे V2 I2 I3 सॉरी V2 V3 V4। फिर ओम के नियम से इन सभी को हम साथ में लिखेंगे, V बराबर V1 V2 V3 V4। इसकी जगह हम लिखेंगे V की जगह पे आई R1, ठीक है। फिर V2 की जगह लिखेंगे आई R2, V3 आई R3, V4 आई R4। इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। फिर इसमें क्या किया, इसने आई को कॉमन निकाल लिया बाहर, इसने आई को बाहर कॉमन निकाला, आई से आई को काट दिया, आर बराबर हो गया हमारा R1 प्लस R2। यही तो हम पढ़ते हैं इसमें तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। और ये देखो कितना शानदार लिखा होगा इसने, ये पूरा सवाल सोल्व कर रखा है, एक्सलेंट कर रखा है। मैं खुद इस कॉपी को देखकर इतना ये उत्साहित हो रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसके मन में उस समय कितनी जो चीजें चलती होगी, इसने इसको एक्सलेंट दिया। यहाँ पे भी इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 10 एम्पियर धारा के 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, धारा दे रखी है 10 ओम, समय दे रखा है 2 सेकंड, उष्मा आपको ज्ञात करनी है। तो उष्मा का जो जूल का जो तापन नियम है, जूल के तापन नियम से इसने उष्मा को ज्ञात किया और एक्सीलेंट प्राप्त किया। तो थोड़ा सा आप भी सोचें, इसको देखें इस कॉपी को। और मुझे खुद इस अभी जो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने कितना शानदार लिखा है। खुद टीचर जो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसको जो वेरी गुड एक्सीलेंट ऐसे शब्दों का प्रयोग करा और उसको पूरे में से पूरे नंबर दिए। और आप खुद भी कॉपी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसने लिखा है। तो ये जूल का तापन नियम है आई स्क्वायर आर टी, और इसने एच का मान निकाला है। तो आई का मान तो 10 ओम है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, एच का मान ये आर का मान 4 ओम है और समय टी बराबर 2 सेकंड है। तो 10 का स्क्वायर करके इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 को 4 से 400, 400 को 2 से 800। तो एच यानी कि उष्मा कितनी आई 800 जूल। कार्य और उष्मा जो मात्रा होता है वो सेम ही है इसमें, तो जूल इसने लिखा है। अगला प्रश्न आपका 16वां है, परिनलिका क्या है, परिनलिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो परिनलिका जो होती है वो पास पास लिपटे तार, तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक पैरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं। ये हो जाएगा आपके परिनलिका की परिभाषा। फिर इसकी बारे में थोड़ा सा आपको और बताना है, चित्र भी बना लेना है यहाँ पे आपको। परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहक रॉड के रूप में चुंबक बनाने में किया जाता है। इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। ये पूरी इसने चित्र बना के बता रखा है। अब देखो आपके खंड ब समाप्त हुए हैं। इसने लिखा है यहाँ पे खंड स, तो थोड़ा सा कम से कम कॉपी तो कर सकते हैं इस टॉपर्स की कि इसने किस प्रकार से लिखा है। हम भी ऐसे लिखने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, आपकी पुराना पेपर भी सोल्व हो जाए और आपको एक लिखने का तरीका भी पता चले कि बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं वो कैसा लिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको भी ये समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार हम आप और बेहतर कर सकते हैं। इस कॉपी को भी आप और बेहतर किस प्रकार से बना सकते हैं, आप अपने आइडिया से कर सकते हैं। ये 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाना है, या फिर गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाना है। इन दोनों में से किसी एक को आपको समझाना है। तो इसने जो आपके जो मानव फुफ्फुस है उससे संबंधित ये प्रश्न किया है, तो ये पूरा आप इसमें देख सकते हैं, पूरा किस प्रकार से इसने लिखा है। ये पूरा मानव का जो श्वसन तंत्र है इसका चित्र भी बना रखा है। और आप कहेंगे कि हम तो इससे और बढ़िया चित्र बना सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपको बनाना चाहिए। इस चित्र से भी आप बेहतर चित्र वहां पे बना सकते हैं, लेकिन इसने जो इसका जो तरीका है लिखने का बहुत ही शानदार है, और भी इसको आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इससे और अच्छा लिखते तो आपको और अच्छे जो नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। ये इसमें आपके पूछा गया है कि ऑक्सीकरण या उपचयन की उदाहरण से समझाना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, या फिर सेम इसके अथवा में दे रखा है आपको अपचयन अभिक्रिया उदाहरण से समझानी है, या फिर इस समीकरण आपको संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं इसने कौन सा वाला सवाल किया है इसमें। तो इसने जो किया वो 19वें के अथवा वाला किया है, अपचयन अभिक्रिया वाला। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया वाला। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हानि होती है, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसने उदाहरण भी दे रखा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में जुड़ेंगे तो ये कॉपर और जल बनेगा ये। तो ये इसने हाइड्रोजन का योग करके और इसमें ऑक्सीजन की हानि करके इसने पूरा जो इस अपचयन को समझा रखा है। और ये दूसरा ऑप्शन भी उदाहरण और दे रखा है इसने, किस प्रकार से ऑक्सीजन ये अपचयन होता है, और इस समीकरण को इसने संतुलित करके बता रखा है कि इस NaOH को H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और एक अणु जल का बनेगा। इसने जो अणु को 2 यहाँ पे लिख के इसको संतुलित कर रखा है। तो पूरा आप भी कोशिश करें इसको लिखने की, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। विद्युत मोटर के बारे में इसने पूछा है, तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बना के इसने पूरा समझा रखा है। देखो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर जो होती है एक ऐसी घूर्णन युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत मोटर का सिद्धांत है, तो आप देख सकते हैं कि विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, उस पर कार्य करती है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म प्रवाहित होता है। तो बल युग्म कार्य करता है जो अपने अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। साथ ही जो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो भी यही विद्युत का मोटर का सिद्धांत होता है। ये पूरा इसने विद्युत मोटर का चित्र बना के इसको समझा रखा है, फिर इसकी कार्य प्रणाली को समझा रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी तैयारी किस लेवल पर होगी। तो आपको भी अपने जो लेवल की तैयारी उसको आकलन करना है। अभी भी आपके पास में समय है, आप जो अच्छा कर सकते हैं। फिर इसने मेंडल के विपर्ययी लक्षण जो है उनके बारे में